नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, आज मैं आपको लेकर चलता हूं यूपी का एक शहर गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट में। ये जो कहानी बनी थी, घटना बनी थी ना, साल था 2012 का, सोनू के साथ में। ये जो कहानी है ना, सोनू का है। सोनू का उम्र तब 24 साल का था। सुंदर, सुशील, मेहनती इंसान थे सोनू। दो भाई थे। बड़े भाई जो थे उनसे लगभग 5 साल बड़े थे। उनका शादी ब्याह हो चुका था, एक प्यारा सा बच्चा भी था। सोनू के जो माँ बाप थे ना, माँ तो अब घर संभालती थी और उनके जो पिता थे ना, खुद का अपना काम था। फर्नीचर लाइन में थे। फर्नीचर ऑर्डर पर बनाया करते थे और सप्लाई भी करते थे। और उनका खुद का भी अब अपना वर्कशॉप था, जहां पर फर्नीचर तैयार होता था। और वो काम जो संभालते थे सोनू। और जो ऑर्डर लेना और इधर उधर भागना, अब ये सारा जिम्मा था अब सोनू का बड़े भाई का और उनका पापा का। बाहर का काम ये लोग देखते थे और जो वर्कशॉप था ना, सोनू हैंडल करते थे। कौन सा माल अब बनना है, ऑर्डर क्या है, अब कौन कौन से सामान का दरकार है, ये सब परवाह सोनू किया करते थे। माता पिता अब अपना जो भी थे घर अच्छी तरह से संभालते थे। पिता घर में लक्ष्मी का पूरा वास था। मतलब बड़ा खुशहाल परिवार था सोनू का। सोनू बताते हैं कि कुछ ही साल के बाद, यानी जब सोनू 24 साल के हो गए थे ना, उनका कारोबार अचानक बैठता चला गया। अब सोनू जो थे, अब एक तरह से परेशान रहने लगे। उनके माता पिता, उनके भाई, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? उनका कारोबार दिन पर दिन गिरता जा रहा है। कई बार तो बना बनाया माल ऑर्डर कैंसिल हो गया था। अब बड़ा नुकसान पर नुकसान होता जा रहा था। अब सोनू के पापा थे ना, बहुत टेंशन में आ गए थे। बीमार पड़ने लगे थे, यही सोच करके कि अब तो लाखों करोड़ों का नुकसान हो गया। अब मैं इसका भरपाई कहाँ से करूँगा? ऐसा क्यों हो रहा था? अब एक तरह से अब उसकी खोजबीन में लग चुके थे कि आखिर ये मेरे साथ में कैसे हो रहा है। पंडित को बुलाने लगे, ज्योतिषियों को बुलाने लगे, तांत्रिक को बुलाने लगे। जो भी आते, अब उनकी समस्या जो थे ना, सोनू के पापा उनके सामने रखते कि देखिए हमारे साथ में ऐसा कुछ हो रहा है, क्या मेरे से कोई गलती हुई? कुछ ऐसा ग्रह संजोग तो खराब नहीं हुआ है? अब जो भी लोग देखते, पंडित अपनी जो भी भविष्यवाणी करते कि बस कुछ दिन की बात है। अब तांत्रिक आते तो कहते कि हाँ, कुछ आपके साथ में कुछ अलग हुआ है, हम पूजा पाठ कर देंगे, आज सब कुछ सही हो जाएगा। लेकिन अब कुछ ऐसा सही नहीं हो रहा था। हर चीज बिगड़ता जा रहा था। अब ऐसा हाल सोनू का परिवार के साथ में हो गया था कि कर्जे में लोग अब बुरी तरह से लद गए थे। अब कर्जे वाले उनके घर पर चक्कर मारते थे कि मेरा पैसा, बकाया पैसा दो। सोनू के पूरा परिवार एक तरह से कर्जे के दलदल में फंसता चला गया था। ऑर्डर तैयार करते, अब वो कैंसिल हो जाता कि हमें अब माल नहीं चाहिए। अब एक तरह से बर्बाद पर बर्बाद सोनू का परिवार होता जा रहा था। और सोनू जो थे ना, अब इन चीज में ज़्यादा पड़ते नहीं थे, टेंशन नहीं करते थे। वो सोचते थे कि मेरा बड़ा भाई है, मेरे अभी बाप तो जिंदा है, सब कुछ तो वही संभाल रहा। मैं अब उनका जो जिम्मेवारी थी फर्नीचर का तैयार करने तक था। बाकी मार्केटिंग, सेल्स बड़े भाई पापा देखते थे, तो ज़्यादा टेंशन लिया नहीं करते थे। अभी तो उनको खेलने और कूदने का टाइम था। 24 साल कोई ज़्यादा उम्र थोड़ी होती है। लेकिन अब मेहनत से अपना जो भी काम मिलता और उसको कारीगरों से करवाते थे, हर चीज़ का ध्यान रखते थे। लेकिन धीरे धीरे अब वर्कशॉप में कारीगर नाम मात्र के रह गए। ऑर्डर मिलता ही नहीं था तो कारीगर क्या करेंगे? आखिर ऐसा हालत सोनू ने कभी देखा नहीं था। लेकिन इन चीज से दूर सोनू इन झंझट में पड़े नहीं कि अब क्या होगा, नहीं होगा, पापा हैं, बड़े भैया हैं, सब कुछ संभाल लेंगे। सोनू अब एक अपने दोस्त की शादी में, जो दूसरे मोहल्ले में था,
और उस शादी में भाग लेने के लिए गए थे अपनी बाइक लेकर के। जब वहां पर गए तो रात का 9 बज रहा था। जब वहां पर अब एक तरह से दूल्हा अब दरवाजे पर पहुंच चुका था, बैंड बाजा बज रहा था, बाराती सब डांस कर रहे थे और सोनू भी बड़ा बढ़िया डांस करते थे। अब उनके जो दूल्हा साथी था वो भी फरमाइश किया कि सोनू सब तो नाच रहे हैं, तुम भी तो नाचो, मैं भी तुम्हारा डांस तो देखूं। सोनू मस्त अपना नाचने लगे, बैंड बाजा बजता रहा। अचानक नाचते नाचते सोनू का नज़र अब एक अंधेरे साइड में, जहां पर भीड़ खड़ी थी, औरतें भी थी, लड़कियां भी थी और कुछ वहां के लोग थे गली मोहल्ले के, सब सोनू का डांस और उनका दोस्तों का डांस देख रहे थे। अब सोनू का जो नज़र पड़ी एक लड़की पर तो देखते रह गए। ऐसी लड़की अपने जीवन में सोनू बताते हैं कि मैंने कभी देखा नहीं था। इतना गजब का चेहरे पर उसका आकर्षण था कि मैं तो बस देखता ही रह गया। मैं नाचना भूल गया था। और तब मेरे दोस्तों ने कहा, सोनू ये क्या कर रहा है, डांस कर रहा है कि किसको देख रहा है? लेकिन सोनू नाचते नाचते भी अब उस लड़की की तरफ देख रहे थे। जो लड़की उनका डांस देख करके बहुत अब एक तरह से मुस्कुरा रही थी। उसको सोनू का डांस करना बहुत अच्छा लग रहा था, बार बार मुस्कुराती। अब सोनू देख करके अब उस लड़की का चेहरे पर अब इतना फिदा हो गए थे कि अब जब डांस खत्म हुआ और अचानक अब वहाँ पर पटाखे चलने लगे, आतिशबाजी होने लगी। और जैसे ही आतिशबाजी शुरू हुई ना, अचानक वो लड़की न जाने कहाँ गायब हो गई। अब सोनू को लगा कि आतिशबाजी से वो लड़की डर गई है और तभी वो भाग गई है। अब उस लड़की का चेहरा अपना दिल में बसा चुके थे, अपने दिमाग में फिक्स कर चुके थे, ये लड़की अब मेरे जीवन में आना चाहिए। इतनी खूबसूरत लड़की उन्होंने आज तक देखा नहीं था। अब पहले ही नजर में अपना दिल दे बैठे थे। खैर अब तो लड़की नजर नहीं आ रही थी और सोनू इधर उधर भीड़ में इधर उधर जा करके लड़की को तलाश कर रहे थे। आतिशबाजी चल रही थी लेकिन लड़की अब उनको नजर नहीं आ रही थी। हालांकि भीड़ कम नहीं थी, जो लोग शादी ब्याह देखने के लिए आए थे गली मोहल्ले के अभी भी आतिशबाजी का आनंद ले रहे थे। लेकिन सिर्फ वही लड़की उस जगह से अब दिखाई नहीं दे रही थी जिसकी नज़र अब तलाश कर रही थी सोनू की नज़र, लेकिन वही थी नहीं। बड़ी इधर उधर घूमते रहे। उनके दोस्त कहते रहे, सोनू इधर आना, किसको तलाश कर रहा है, कौन खो गया तेरा? सोनू क्या बताए किसकी तलाश कर रहा हूँ, जिसकी तलाश कर रहा हूँ वो तो नजर ही नहीं आ रही है। अब सोनू को लगने लगा कि ये आसपास की लड़की होगी, इसी मोहल्ले की लड़की होगी। चलो इसके बारे में अब हम जानकारी लेंगे, पता करेंगे कि आखिर ये किस घर में रहती है। इसकी हम पूरी अब कहानी सुनेंगे, कौन सी परिवार की है। और मैं अब एक तरह से सोनू जो थे ना, मन में प्रतिज्ञा कर लिए थे कि मैं शादी करूंगा तो इसी लड़की से। अब बारात, खाना पीना सब कुछ, लेकिन खाने पीने पर तो जरूर सोनू का अब एक तरह से भूख लगी थी तो खाना पीना खा रहे थे, लेकिन नजरें उसी लड़की को तलाश कर रही थी कि लड़की का एक बार और झलक दिख जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। रात को अब सोनू अपना बाइक लेकर के, अब रात का 12:30 बज रहा था, और इसके बाद अपने दोस्तों से विदा लेकर के अब एक तरह से उनका जो वर्कशॉप था अब वहाँ पर रात में रुका करते थे। अब बहुत सारा कच्चा मटेरियल था, पड़ा था, चोरी चकारी का डर था, मशीनें लगी हुई थी, तो उसका देखभाल भी एक तरह से सोनू करते थे। और वहाँ से जो सोनू का अपना घर था ना, वो 2.5 किलोमीटर और आगे था। अब उनके जो परिवार था 2.5 किलोमीटर की दूरी पर रहता था, लेकिन सोनू वर्कशॉप में ही अपना एक तरह से रात बिताते थे। खाना पीना खा करके घर से अपनी बाइक लेकर के अब उस वर्कशॉप में आकर के अब अपना आराम करते थे। सुबह जल्दी उठते और अपने घर पहुंच जाते, नहाते धोते, नाश्ता पानी करते और दोपहर का लंच लेकर के अपने वर्कशॉप में आ जाते। यही उनका नियम था। और इसके बाद कारीगर वगैरह आते रहते, जो ऑर्डर का काम होता वो सब करते रहते। अब 12:30 बजे रात को उस मोहल्ले से उस लड़की को याद दिल में बसाए हुए
अपनी मोटरसाइकिल स्टार्ट करके अब अंधेरी रोड पर अपने वर्कशॉप के लिए चल पड़े थे। मन में कसक उठ रही थी कि एक बार उस लड़की को देख लेता, बस एक बार। न जाने कौन सी घर में लड़की रहती है, कौन सी परिवार की है, क्या मैं दोबारा देख भी पाऊंगा या नहीं। लेकिन मैं कोशिश करूंगा। मैं अगले दिन आकर के गली मोहल्ले में घुमा करूंगा, कहीं ना कहीं तो लड़की नजर आएगी। और यही सब सोचते हुए अब जो सोनू थे अपने वर्कशॉप की तरफ बढ़ते जा रहे थे। मात्र 600 मीटर के आसपास उनका वर्कशॉप रह गया था। अब उस रोड पर एक पुलिया थी। पुलिया पर कोई बैठा हुआ था। और ये सोनू जो थे ना, अब उसी लड़की को याद दिल में बसाए हुए और अपने बाइक तेजी से चलाते हुए और उस पुलिया की तरफ आ रहे थे। और जब पुलिया के पास पहुंचते हैं ना, तब पूरा अंधेरा हो जाता है। रोड पूरा सुनसान, हर तरफ गहरा सन्नाटा पसरा हुआ है। गर्मी का दिन था और आसमान में चांद निकला हुआ था, लेकिन रोड तो बिल्कुल सुनसान हो चुका था। एक भी लोग रोड पर दिखाई नहीं दे रहा था। और सोनू बस अपना वर्कशॉप में पहुंच करके आराम करना चाहते थे। और उस लड़की के बारे में बस दिमाग में छाया हुआ था कि कौन है लड़की भाई, इतनी सुंदर लड़की आखिर छुप कहाँ गई, दोबारा वो नजर क्यों नहीं आई, पटाखे से डर गई क्या। और जब वो पुलिया के पास पहुंचते हैं ना, वही लड़की अपना पैर हिलाते हुए पुलिया पर बैठी हुई आप सोनू को दिख जाती है। जैसे ही वो लड़की पुलिया के पास दिखती है ना, सोनू अपना अब बाइक का ब्रेक तेजी से लगाते हैं। इस लड़की को तो तलाश काज ने ना जाने कब से कर रहे थे। बारात में इधर उधर ढूंढ रहे थे और लड़की मिली तो उनके वर्कशॉप के पास पुलिया पर। आप तो ब्रेक लगा करके एकदम रुक गए। हेडलाइट की रोशनी और ऊपर से चांद की रोशनी दोनों थी। हेडलाइट की रोशनी में अब उस चेहरा को देख रहे थे कि आखिर ये लड़की इस जगह पर कैसे आ गई। ये तो बारात में थी, उस मोहल्ले में शायद रहने वाली लड़की थी, बाराती तो थी नहीं, लेकिन यहां पर क्या कर रही है। लेकिन उसकी जब नजरें मिलती है ना सोनू से, वो एकदम भूल से जाते हैं। मन में बस यही ख्याल आता है कि यार यही तो लड़की थी जो मेरे दिल को अब एक तरह से भाग गई है। और इसको मैं कहाँ कहाँ ना जाने ढूंढा उस जगह पर, अब मिली भी तो मेरे वर्कशॉप के पास में, मात्र 600 मीटर की दूरी पर, और वो भी रोड की पुलिया पर बैठी हुई है। बाइक रोक करके और उस लड़की के पास पहुंच जाते हैं सोनू। लड़की मुस्कुरा करके एक तरह से उनको स्वागत करती है। अब सोनू उस लड़की को मुस्कुराते देख वो भी मुस्कुराने लगती है और अचानक पूछते हैं कि मैंने तो आपको बारात में देखा था, आप उस जगह पर खड़ी मेरा डांस देख रही थी। तब लड़की बोलती, हाँ बहुत बढ़िया डांस करते हैं आप, मैं तो आपका डांस देख करके एकदम मजा आ गया था, बहुत आनंद में डूब गई थी, बहुत बढ़िया डांस करते हैं आप, कहाँ रहते हैं आप। अब वही सवाल सोनू ने उस लड़की से पूछा कि देखिए मैं तो आपको न जाने कब से तलाश कर रहा था, जब से मैंने आपको देखा ना तो मेरी तो एक तरह से चैन छिन गया है, मेरे दिल में तो आप समा गई है। मैं तो पागलों की तरह इधर उधर ढूंढ रहा था, जब आतिशबाजी चलने लगी तभी से आप गायब हो गई थी। क्या आतिशबाजी से आप डरती हैं क्या। लड़की मुस्कुरा के कहने लगी, हाँ मुझे डर लगता है। सोनू पूछने लगे कि आप इस रोड पर क्यों बैठी हुई हैं इतनी रात को, किसका इंतजार कर रही हैं। लड़की पैर हिलाते हुए कहने लगी, अरे मेरा पीछे ही तो घर है, ये देखो जो बगल से रास्ता निकल रहा ना, ये मेरे घर पे ही जाता है। अब मेरे परिवार में अब कोई है ही नहीं इस टाइम में, सारे लोग अब रिश्तेदारी में गए हुए हैं, अब मैं ही अकेले रह गई हूँ और मुझे घर में अब अच्छा नहीं लग रहा था, तब मैं इस रोड पर आ जाती हूँ कभी कभी। अब जो सोनू थे ना, अब उसका ठिकाना भी जान चुके थे कि यार ये तो मेरी पड़ोसी है, 600 मीटर की दूरी कोई दूरी होती है। अब एक तरह से गदगद हो गए थे। अब वो लड़की ने बोला कि बैठ जाओ ना, क्यों खड़े रहोगे। पुलिया पर खुद बैठी हुई थी, उसी पुलिया पर अब जगह बना देती है, आओ बैठे ना, हम लोग बात करते हैं, रात भी कट जाएगी, मुझे नींद भी नहीं आ रही, मेरा परिवार तो कहीं बाहर गया ना, तो मुझे
घर में अच्छा नहीं लगता है अकेले। अब सोनू यही तो चाहते थे। अब दिल में तो वो लड़की समाई हुई थी। अब बिल्कुल उसके समीप आकर के बैठ करके अब थोड़ी बहुत और जानकारी लेने लगे। लड़की सब कुछ बताती जा रही थी, लेकिन अब उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था। इंटरेस्ट तो उस लड़की में था। आखिरकार पूछने लगे कि आप कितनी पढ़ी लिखी हो। लड़की सब बताती चली गई। मेन मकसद पर अब सोनू आ चुके थे। अब कहने लगे कि देखिए, आप लड़की से नाम पूछते हैं, लड़की अपना प्यारा सा नाम बताती है। नाम सुनकर के और दिल में गदगद होने लगता है सोनू को कि बड़ा ही खूबसूरत नाम है, जैसा चेहरा आप वैसा ही खूबसूरत नाम है। आप एक तरह से अपनी दिल की बात अब उस लड़की को बताते हैं कि देखिए, मैं आपको पहले ही नज़र में देख करके मुझे प्यार हो गया। आपका क्या इरादा है? क्या आप भी मुझसे प्यार करती हैं? तब वो लड़की मुस्कुरा करके चुप रही, कुछ बोली नहीं, बस अपना पैर हिलाती रही और प्रतीक्षा करते रहे सोनू कि कब लड़की बोलेगी। कुछ बोल नहीं रही थी तो दोबारा उन्होंने फिर लड़की से जिक्र किया, क्या आप भी मुझे चाहती हैं या नहीं? जो भी आप दिल की बात बता दीजिए। लड़की मुस्कुरा के कहने लगी, अगर मैं नहीं चाहती तो क्या मैं इस पुलिया पर बैठी मिलती, वो भी आधी रात को? अभी तक आप समझ नहीं पाए, मैं आपका इंतजार कर रही थी। अब सोनू जो थे ना चौंक गए। कैसे पता है कि मैं इधर से निकलूंगा? तब वो लड़की कहने लगी, मैं तो आपको न जाने कितनी बार इस रोड से आती जाती देखती हूँ। आप मुझे पहली नज़र में अच्छे लगे थे। मैं एक अच्छे मौका का इंतजार कर रही थी। जब आप बारात में गए ना, मुझे भी मौका मिल गया था। मेरी एक सहेली रहती है वहाँ पर, और मैं भी अब उस साइड में निकल गई थी। मैं आपका डांस देख रही थी, बहुत अच्छा डांस करते हैं। अब सोनू अब एक तरह से लड़की के प्यार में और लड़की भी एक तरह से सोनू के प्यार में पड़ गई थी। बहुत देर तक दोनों अब प्रेमी बैठकर बातें करते रहे। तब तक रोड बिल्कुल खाली था। कोई भी ट्रैफिक उस रोड से अब आवागमन नहीं हो रहा था। घंटा डेढ़ घंटा बीतने के बाद में लड़की कहने लगी सोनू से कि आप जाइए, मुझे भी अपने घर पर जाना है। तब सोनू कहने लगे कि देखिए, पहले वादा कीजिए कि आप मुझे फिर इसी जगह पर मिलेंगे, और नहीं तो अपना घर बता दीजिए, अब मैं वहाँ आ जाऊँगा। तब लड़की मना करने लगी कि नहीं नहीं, आप घर पर मत आइएगा। आप गली मोहल्ला वाले देखेंगे तो एक तरह से मेरी बदनामी होने लगेगी ना। मैं टाइम निकाल करके इसी पुलिया पर मिल जाया करेंगे। अब फिर वो लड़की टाइम बताती है कि आधी रात के वक्त आप इसी जगह पर आ जाना। अब सोनू बहुत खुश। अब लड़की पहले जाती है उसी रास्ते पर। सोनू खड़ा होकर उसी पुलिया पर उसको जाते देखते हैं। जब लड़की अंधेरे में गायब हो जाती है, तब सोनू मुस्कुराते हुए अपने बाइक स्टार्ट करते हैं और अपने वर्कशॉप में जो 600 मीटर की दूरी पर है और वहाँ आ जाते हैं। लड़की के सपने देखने लगते हैं। सपने में भी अब लड़की उनको नजर आ रही है। उसी पुलिया के आसपास में अब वो लड़की सपने में दिख रही है। वो भाग रही है, सोनू उसको पकड़ रहे हैं। अब यही सब चल रहा है सपने में। सारी रात उसी लड़की के सपने देखते हुए उनको बीता। जब आँख खुली ना, तो सपना पूरी तरह से उनको याद था। हालांकि सपना जरूर देखते थे वो हर रात को कुछ न कुछ, लेकिन कभी भी उनको सपना याद होता नहीं था। लेकिन आज को जो सपना था ना, उस लड़की के बारे में देखा था, वो बिल्कुल याद था। वही पुलिया जहां पर वो लड़की उनको बैठी हुई मिली थी। इधर उधर रोड के किनारे इधर से उधर भाग रही थी और उसके पीछे सोनू दौड़ रहे थे। पकड़ने की कोशिश कर रहे थे कि कितनी भागोगी, आओ बैठ के पुलिया बात करते हैं। लेकिन लड़की कहती थी कि ना, मुझे पहले पकड़ के दिखाओ। और सोनू सोच में पड़ गए कि आज तक ऐसा कोई सपना मुझे याद नहीं रहा, लेकिन ये सपना मुझे कैसे याद है। चलो अच्छी बात है। अब एक तरह से डरे तो नहीं बिल्कुल, और ना कोई चिंता में पड़े। अब उस लड़की से उनको प्यार हो चुका था। इधर जो परिवार था ना, बड़ा विपत्ति में फंसा हुआ था। अब पैसे की बर्बादी उनका हो रहा था। जो भी ऑर्डर मिलता, हाँ कुछ ऑर्डर जरूर निकल जाते थे, लेकिन कर्जे में पूरा परिवार डूब चुका था।
अंत नहीं था कर्जे का, ऐसा अब उन पर कर्जा छाया हुआ था। और कभी कभी उनका जो पापा थे ना, एकांत में बैठ कर रोते थे। और उनका भाई भी का जो बड़ा भाई था, अब उसका भी वही हाल था। अब पैसे की कमी अब परिवार में तो चल रही थी ना, लेकिन इन चीज़ों से बेफिक्र थे सोनू। उनको कोई मतलब नहीं था। बस अब वो अपना रात को 11 बजे के आसपास उस पुलिया पे चले जाते, घंटों उस लड़की से बात करते, और फिर वो लड़की अपने घर की तरफ चली जाती, और फिर अपना आ जाते वर्कशॉप में, अपने कमरे में जाकर के आराम करते, और रात भर उसी लड़की के सपना देखते रहते थे। यही इनका रोज का नियम हो गया था। अब 10-15 दिन अब बताते हैं सोनू जी की बीत चुका था, और पापा अब भैया वर्कशॉप में आए थे। अब पहली बार सोनू ने अपने पापा को अब रोते हुए देखा था, आंखों में आंसू पापा का। और वो कह रहे थे अपने बड़े बेटे से कि अब बेटा, अब हम लोग बर्बाद हो चुके हैं, अब तो कोई कर्जा भी नहीं दे रहा है, अब हम लोग क्या करेंगे, सारा काम ठप हो चुका है, अब तो लग रहा है कि हमें हमारा घर वर्कशॉप सब बेचना पड़ेगा, और तभी भी लग रहा है कि हमारा कर्जा पूरा नहीं होगा। सोनू पहली बार गौर किए थे कि उनका परिवार कितने कष्ट में चल रहा था, और तब उनको अब दिल में महसूस हुआ कि अरे, मेरा परिवार इतना आर्थिक रूप से कमजोर हो चुका है, जबकि मेरा परिवार कितना सुखी संपन्न था, घर में किसी चीज की कमी नहीं थी, और आज हमारा परिवार अब एकदम रोड पर आने को तैयार बैठा है। तब उनको सदमा सा लग गया था सोनू को कि अब मैं क्या करूंगा, मेरा परिवार अब क्या करेगा, कैसे इस घाटे को हम लोग पूरा करेंगे। अब पापा अब भैया तो चले गए घर पर, सोनू अब एक तरह से वर्कशॉप में थे, और लड़की को एक तरह से भूल चुके थे। जब पूरा मामला सामने आया ना उनका परिवार का आर्थिक स्थिति का, तो उस लड़की को प्यार को भूल चुके थे। अब उस पुलिया पर नहीं गए, चिंता में डूबे रहे कि अब मैं अपने परिवार को आर्थिक संकट से कैसे बचाऊं, समझ में नहीं आ रहा था। इसी चिंता में डूबे हुए अपने बिस्तर पर पड़े हुए थे। 11 बजा, रात का 12 बजा, सोनू को आंखों में नींद नहीं थी। बस अपनी परिवार का आर्थिक स्थिति से उबारने का उपाय सोच रहे थे, लेकिन कोई उपाय समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे इतना बड़ा नुकसान का भरपाई हो पाएगा। अब 1 बज रहा था। अब उनका मेन गेट जो था ना वर्कशॉप का, लॉक था। अब वहां से करीब कुछ ही दूरी पर अब उनका वो कमरा था। अब बीच में सब वर्कशॉप का एरिया था, जहां पर आरा मशीन, फर्नीचर बनाने का मशीन, सब कुछ लगा हुआ था। 1 बजे रात को दरवाजे पर, मेन गेट पर अब दस्तक हुआ। हालांकि वहां पर घंटी लगा हुआ था बिजली का, लेकिन जो भी था ना, घंटी नहीं बजाया, दरवाजे पर दस्तक दे रहा था। सोनू को नींद नहीं आ रही थी, रात 1 बज रहा था, और दरवाजे पर दस्तक हुआ ना, तो एकदम बिस्तर से उठ के खड़े हो गए। कौन हो सकता है भाई इतनी रात को? अब मेरे परिवार से भी कोई नहीं आ सकता, कारीगर कोई आने का मतलब नहीं, और ग्राहक तो रात में 1 बजे क्यों आएंगे। शांत बैठ गए, उठे थे बिस्तर से और फिर बैठ गए। फिर वही दस्तक की आवाज सुनाई पड़ी, जोर जोर से, जैसे कोई दरवाजे को पीट रहा है। अब फिर उठे और सोच के कुछ बैठ के कि चलो कोई भूला भटका मुसाफिर होगा, कोई ऐसे ही अनजाने में आकर दरवाजा पीट रहा होगा। कई बार उनके साथ में ऐसा हुआ, दिन के टाइम में भी। लेकिन जब तीसरी बार जोर जोर से दरवाजा खड़खड़ाया ना, तब उनसे रहा नहीं गया। दरवाजे पर आते हैं, आवाज देते हैं कि भाई कौन है, क्या काम है इतनी रात को, बताइए। लेकिन जो भी था बाहर में, ना तो कुछ बता रहा था और ना कुछ दोबारा हलचल हो रही थी, ना कोई दरवाजे को पीट रहा था। अब सोनू को लगने लगा कि कहीं मजाक तो नहीं कोई कर रहा है, लेकिन इतनी रात को और कोई मजाक भला क्यों करेगा। सोनू बार बार आवाज दे रहे थे कि भाई कौन है दरवाजे पर, क्या काम है बताइए, मैं अब सोने जा रहा हूं, मुझे नींद आ रहा है। जैसे ही सोनू आगे बढ़ते हैं और अपने कमरे की तरफ, तभी एक खिलखिलाती हुई हंसी सुनाई देती है। वो आवाज बिल्कुल पहचान जाते हैं, अरे ये तो मेरी प्रेमिका की आवाज है,
ये यहाँ तक आ गई। और तब उनको लगा कि हाँ, आज मैं अब अपना एक तरह से उस पुलिया पर नहीं जा पाया, दिमाग सही नहीं था। अब परिवार का आर्थिक स्थिति में सोच रहा था। जब वो खिलखिलाहट सुनते हैं ना, तब उस लड़की का नाम पुकारते हैं, अरे तुम हो क्या बाहर में? लड़की कहती है कि मैं कब से दरवाज़ा पीट रही हूँ, तुम दरवाज़ा खोलते क्यों नहीं हो? सोनू दरवाज़ा बड़ा सा गेट खोल देती है। लड़की बाहर खड़ी हुई अब सोनू को घूरती रहती है। चेहरे पर सदा की तरह जैसा मुस्कुराहट रहता है, अब वैसे ही मुस्कुराहट अब सोनू को दिखाई देता है। सोनू चौंकते हुए कहते हैं कि तुम यहाँ पर क्यों आ गई, कैसे आ गई? लड़की कहती है कि मैं देखो कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी, लेकिन जब तुम नहीं आए तो मैं समझ गई कि कोई काम में फंसे होंगे। मैं इंतजार करती रही। अब देखो अब रात का काफ़ी टाइम बीत गया। अब मुझे लगने लगा कि आज तुम नहीं आओगे क्या। तब मैं खैरियत पूछने के लिए तुम्हारे पास में आ गई। सब कुछ खैरियत है ना? अब सोनू उदास हो गए। तब कहने लगे चलो अंदर अब बैठ के बात करते हैं। पहली बार वो लड़की उस वर्कशॉप में आई थी और सोनू अपने जो कमरा था उसमें लेके गए थे। अब अपने बिस्तर पर बिठाते हैं, पानी वानी पूछते हैं, लेकिन लड़की मना कर देती है। अब वो सोनू से पूछती हैं कि तुम्हारी चिंता का कारण क्या है, हुआ क्या है तुम्हारे परिवार के साथ में जो तुम इतना उदास हो। सोनू सारी कहानी बताने लगते हैं कि देखो मेरा परिवार आर्थिक संकट से गुजर रहा है और ऐसा ही कुछ दिन रहा ना तो हम तो रोड पर आ जाएंगे। हमारा वर्कशॉप भी बिक जाएगा, हमारा घर भी बिक जाएगा, लेकिन वो कर्जा है ना। पूरी अपनी कहानी परिवार का बताने लगे कि हम लोग बड़ा आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या करें। मैं तो यही रात भर सोचता रहा, नींद तो मुझे नहीं आई और ना मैं तुम्हारे पास जा पाया इसी वजह से। लड़की के चेहरे पर अभी भी मुस्कुराहट था और सोनू को बड़ा ताजुब हो रहा था कि मैं इतना दुखी हूँ, मेरा परिवार इतना अब संकट से गुजर रहा है और लड़की के चेहरे पर अभी भी मुस्कुराहट नजर आ रही है। ये लड़की हमारे दुख दर्द को नहीं समझ पा रही है। मन में यही सोच रहे थे सोनू। चुप हो गए सब कुछ बता करके, लेकिन लड़की अभी भी सोनू को तरफ देख रही थी और उसका जो सदैव मुस्कुराहट उसके चेहरे पर रहता था और वैसे ही मुस्कुराहट बिखर रही थी। आखिरकार सोनू को थोड़ा सा गुस्सा आ गया और एक तरह से कहने लगे कि देखो मैं इतना दुखी हूँ, मेरा परिवार इतना अब दुखी है, अब एक तरह से आर्थिक संकट से गुजर रहा है, आपके चेहरे पर अभी भी मुस्कुराहट दौड़ रही है। अब लड़की फिर मुस्कुराते हुए कहने लगी ये कौन सी बड़ी बात है, अब लोगों के पास परेशानियां तो आती रहती हैं, लेकिन इसका हल भी तो है। अब तुम हल करोगे तो ये परेशानियां भी दूर हो जाएगी। अब सोनू एक तरह से चौंक करके उस लड़की की तरफ देखते हुए कहने लगे कि कैसा हल करें, अब हमारे पास में कोई हल सूझ नहीं रहा है। हमारा पापा रो के गए हैं, उनकी आंखों में मैं पहली बार आंसू देखा हूँ। अब हम लोग कर क्या सकते हैं? अब तो यही दिख रहा है कि हमारा घर बिक्री हो जाए, वर्कशॉप हमारा बिक्री हो जाए, अब यही तो लग रहा है, और तभी भी हमारा कर्जा खत्म नहीं होगा। लड़की फिर मुस्कुराते कहने लगी तुम शांत हो जाओ, अपने मन को शांत करो। एक तरह से सर पर हाथ फेरती हुई लड़की सोनू को तसल्ली दिलाने लगी। सोनू जो थे ना उस लड़की से सच्चा प्यार किए थे, जिस्मानी प्यार नहीं, आज तक उस लड़की को टच तक नहीं किए थे। पुलिया पर बैठते थे और दोनों एक तरह से पवित्र प्यार था। पहली बार उस लड़की ने सोनू के सर पर हाथ फेरते हुए कहने लगी कि तुम चिंता क्यों करते हो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ में, मैं तुम्हारी मदद करूंगी, तुम जरूर इस आर्थिक स्थिति से लौट आओगे, जैसा था पहले अब वैसा सब कुछ हो जाएगा, तुम बिल्कुल टेंशन मत करो। अब जो लड़की सोनू के सर पर हाथ फेर रही थी, अब एक तरह से सोनू को बड़ा दुख जो सुखद अनुभव होने लगा। उनको लग रहा था कि अब उनका जो दुख दर्द टेंशन सर दर्द से फटा जा रहा था, आराम मिल रहा है। और सोनू चाह रहे थे कि ये लड़की ऐसा ही करता रहे, सर पर हाथ फेरता रहे और मैं टेंशन मुक्त होता जा रहा हूँ। आप
वो लड़की बार बार कह रही थी कि सोनू ज़्यादा टेंशन मत लो, देखो मैं सब कुछ सही करने की कोशिश करूंगी। और तब सोनू चौंक के कहने लगे, तुम तो अब लड़की जात हो भाई, तुम्हारे पास इतना पैसा कहाँ से आ जाएगा, तुम मेरी मदद कैसे कर सकती हो। और तब लड़की मुस्कुराते हुए कहने लगी, तुम इसके टेंशन क्यों करते हो, जरूर तुम्हारी आर्थिक स्थिति में सुधार होगी और ऐसा मैं करने की कोशिश करूंगी। तुम बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ और तुम सोचो कि बस तुम्हारे पास में कोई टेंशन नहीं है। जैसे तुम मुझसे मिला करते थे ना, हंसते थे, मुस्कुराते थे और कोई दुखी नहीं होते थे, ऐसे ही अपने आप को समझो। सोनू फिर उस लड़की की तरफ देख रहे थे, ये लड़की कैसे कर सकती है, वही बार बार दिमाग मिला रहे थे। आप पूछते थे कि तुम कैसे कर सकती हो। लड़की अब वैसे ही मुस्कुरा के बोलती रही कि सोनू तुम सब ये भूल जाओ और देखो कुछ दिन में तुम्हारी स्थिति पहले जैसे हो जाएगी। अब एक तरह से पहली बार सोनू जो अपने वर्कशॉप के अपने कमरे में थे और उस लड़की से लिपट जाते हैं, प्रेम करते हैं, कहते हैं कि तुम जब आई हो ना तब मुझे अच्छा लग रहा है, अच्छा महसूस हो रहा है, तुम करो या ना करो, लेकिन तुमने इतना बोल दिया उतना ही मेरे लिए काफ़ी है। मुझे बहुत राहत मिली है, एक साहस मिला है। हम दोबारा से मेहनत करेंगे और अपना जो भी खोया हुआ चीज़ उसको पाने की कोशिश करेंगे। लेकिन लड़की जो थी कहने लगी कि ज़्यादा अभी मत सोचो, सब कुछ मैं सही कर दूंगी, बस कुछ दिन का मोहलत दो और देखो तुम पहले की तरफ फिर से हो जाओगे, तुम्हारा परिवार वैसे ही हो जाएगा। अब एक तरह से पहली बार सोनू जो थे ना उस लड़की को अपने आगोश में लेते हैं। लड़की भी अब शर्माती नहीं है, खोल करके सोनू से प्रेम करती है। दोनों लोग अब एक ही चारपाई पर सोते हैं, प्रेम करते हैं, रात बिताते हैं। ना तो सोनू की नींद आ रही थी, ना लड़की थकी हुई थी। दोनों सुबह के 3 बजे तक बात करते रहें, प्रेम करते रहें और आखिरकार 3 बजते ही अब लड़की सोनू से अलग हो गई। कहने लगी कि सोनू मैं अब अपना घर जा रही हूँ। अब सोनू भी अब कहने लगे ठीक है चलो मैं तुम्हें छोड़ के आता हूँ। लेकिन लड़की ने मना कर दिया कि नहीं सोनू, तुम अपना वर्कशॉप को देख रेख करो, मैं तो चली जाऊँगा, मुझे तो डर नहीं है, बगल में मेरा कुछ ही दूर पर घर है, अब मुझे तो डर किसी से लगता नहीं है। लेकिन सोनू डर रहे थे, कह रहे थे देखो ज़माना ख़राब है, लड़की जात हो, अब रास्ते पर कई तरह के लोग चलते हैं। लेकिन लड़की समझाने लगी कि ना ना अब आपको डरने की जरूरत नहीं है, मैं अपना सुरक्षा करना जानती हूँ। आप फिर सोनू को समझा करके कि तुम यहीं पर रहो, मैं अपने घर चली जाऊँगी। दरवाज़ा खोल देते हैं सोनू, लड़की बाहर निकल जाती है और लड़की को देखते रहते हैं। जब वो रोड पर नज़र नहीं आती ना तब सोनू दरवाज़ा बंद करके अपने बिस्तर पर अब आके लेट जाते हैं और तब तक सुबह के 3 बज जाते हैं। अब थके हुए हैं, नींद उनको आ जाती है। आप फिर सपना देखने लगते हैं। सपना में देखते हैं कि लड़की एक बड़ा सा महल जैसा है, उस लड़की का घर, और वो लड़की उस महल में लेके गई है। अब महल में देखते हैं ना तो वहाँ पर अब लड़की के अलावा कोई नहीं है। इतना बड़ा सा महल जैसे राजा महाराजा का महल होता है, जैसे फिल्मों में दिखाया जाता है, अब वैसे ही महल नजर आता है। लड़की उनको ले जा कर के एक बड़ा सा मखमली अब सोफा पर बिठाती है और कहती है कि तुम्हें पैसे की जरूरत है ना, अब तुम्हें मैं देती हूँ। और इसके बाद वो लड़की अंदर के कमरे में जाती है और एक बड़ा सा लिफाफा, मोटा सा मखमली लिफाफा जैसा लेके आती है और पकड़ा देती है सोनू को कि ये रखो, ऐसे तुम्हारी जो आर्थिक स्थिति है वो बिल्कुल पहले की तरह से ज़्यादा हो जाएगी, तुम्हें अब टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। अब वो देखते हैं उस मखमली चीज़ को खोल करके कि लड़की ने क्या दिया है। सोनू अब खोल कर देखते हैं तो आंखें चौंधिया जाती हैं। ये तो देखते हैं कि सोने का सब असरपियाँ हैं, सोने का अब सारा मटेरियल उसमें है। अब इतना सारा सोना देख करके सोनू एकदम हैरान हो जाते हैं। पूछते हैं कि तुम तो बताती थी कि तुम गरीब परिवार के हो, तुम्हारा एक छोटा सा घर है और इतना बड़ा महल किसका है। लड़की मुस्कुराते हुए, जैसे सदैव मुस्कुराती थी, मुस्कुरा के कहने लगती है कि हाँ छोटा सा तो है,
ये कौन सा बड़ा संभाल है। देखो आज भी मैं अकेले हूँ, मेरा परिवार मेरे साथ में नहीं है। ये सब सोना जो है मैं किसके लिए रखूँगी, तुम्हारे किसी काम में आएगा। अब इसको अपने परिवार को दो, अब परिवार के लोग इस्तेमाल करेंगे। अब इसके बाद जो सोनू जो नींद में थे, गहरी नींद में, सपने की दुनिया में खोए हुए थे, अचानक नींद खुल जाती है। और जब नींद खुलती है ना तो वो सपना पूरी तरह से उनको याद होता है। हड़बड़ा के अपने बिस्तर पर से उठते हैं। अब बिस्तर पर अचानक नजर पड़ता है ना तो एक बड़ा सा सोने का पीस टुकड़ा उनके तकिए के पास में पड़ा हुआ मिलता है। अब इतना बड़ा सोने का पीस देख करके खुद हैरान हो जाते हैं सोनू कि सोना का ये टुकड़ा कहाँ से आया, इतना बड़ा वजनदार भी है, ये तो काफ़ी महंगा होगा। अब इधर उधर देखने लगते हैं कि कहीं वो वही लड़की तो नहीं आकर दे गई है। भाग के गेट पर जाते हैं, दरवाजा पर ताला अंदर से बंद है। दरवाजा पर बड़ा सा ताला लगा हुआ है, मतलब दरवाजा रात भर बंद रहा, सुबह तक बंद रहा। तो आखिर ये सोना आया कहाँ से। अब एक तरह से बड़ा परेशान हो जाते हैं उस सोने को देख करके, लेकिन सोना को संभाल करके रख लेते हैं। और सोना को संभाल कर रखने के बाद अब अपना बाइक उठाते हैं, सुबह हो चुका है, और अपने परिवार में पहुंचते हैं, अपने घर पर पहुंचते हैं। अब उनसे रहा नहीं जाता है, इतना बड़ा सोना का पीस देख करके और वो बेचैन रहते हैं। वजनदार, ये तो लाखों रुपए का, करोड़ों रुपए का पीस हो सकता है, इससे तो हमारी आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है। इसको बेचने के बाद में वो सोना ले जा कर के जो पापा अब आराम कर रहे होते हैं, और वो पापा के कमरे में जाते हैं और पापा का वो सोना पकड़ा देते हैं। सोना देख करके सोनू के पापा की आंखें हैरत में पड़ जाती हैं। पूछते हैं, सोनू ये क्या है। अब सोनू बताते हैं कि पापा मुझे तो लग रहा है सोना है, अब एक बार आप चेक करके देखिए ये सोना है या पीतल है या कुछ और चीज़ है, मुझे तो ज़रा इसके बारे में पता नहीं है। सोनू के पापा पलट के उलट पलट के देखते हैं और उनकी पारखी नज़र अब समझ जाती है कि ये तो खराब प्योर सोना है। ऐसा सोना तो आजकल कहीं नज़र भी नहीं आता है। हैरानी से सोनू से पूछने लगते, बेटा ये सोना तुझे कहाँ मिला। बाकी बातें तो गोल कर गए थे और कहने लगे कि पापा मुझे ये वर्कशॉप में पड़ा मिला था, कबाड़ में। झूठ बोल दिए। अब सोनू के पापा हैरान थे। अब बार बार सोनू से पूछ रहे थे, बेटा सच बता ये सोना कहाँ से मिला। अब वही झूठ बार बार सोनू बोल रहे थे कि पापा मुझे कबाड़ में ही चमकता हुआ नजर आया, और तब मैं सोचा कि शायद पीतल होगा, मुझे तो इस बारे में ज़्यादा अनुभव नहीं था, और तब मैं उठा के आपको दे दिया। तब तक उनका बड़ा भाई भी आ गया था। वो भी उनसे पूछने लगा कि सोनू ये पाए कहाँ से। अब घर के जो लोग थे आश्चर्य में डूबे हुए थे कि इतना बड़ा सोने का टुकड़ा आखिर सोनू को मिला तो कहाँ से। अब वो वर्कशॉप में कबाड़ में सोना कहाँ से आ गया। अब उनके सोनू के जो बड़े भाई थे उनको भी अब सोनू पर संदेह हो रहा था। बार बार पूछ रहे तो सच बता मेरे भाई। लेकिन सोनू वही रट लगा रहे थे कि भाई परिवार को रटी रटाई बातें अब बता देते हैं कि कबाड़ से मिला हुआ है। लेकिन उनके पिता, उनके बड़े भाई विश्वास नहीं करते हैं। सोनू को लेकर के वर्कशॉप में पहुंचते हैं और फिर सोनू एक कबाड़ की जगह इशारा करके बताते हैं कि पापा भैया मुझे ये सोना इस जगह पर चमकता हुआ मिला। आखिरकार उन दोनों को विश्वास करना पड़ा कि सोनू जो कह रहे हैं वो सही बात है। अब इतना बड़ा सोने का टुकड़ा मिलने के बाद पूरा जो परिवार था खुश हो चुका था। इससे इनकी काफ़ी मदद हो सकती थी, बहुत ज़्यादा जो दिक्कत परेशानियाँ थी वो कम हो सकती थी। लेकिन ऐसा नहीं था कि पूरी की पूरी अब एक तरह से आर्थिक स्थिति मजबूत हो जाती। लेकिन जो भी था मिला हुआ अब इतना तो जरूर था कि ना से तो हाँ भला। आखिरकार सोनू के जो पापा थे अब एक सुनार के पास गए, वो सोना का चेक कराए तो सुनार भी हैरान था और कहने लगा कि तो प्योर सोना है, ऐसा सोना तो आजकल नज़र में नहीं आता है। सोने की कीमत अब बहुत ज़्यादा थी। सौदा हो गया और एक तरह से सौदा पक्का करके सब कुछ ले ला करके अब सोनू के पापा लौट आए थे। अब एक तरह से घर में खुशहाली जो गायब हो गई थी, अब वो खुशहाली लोगों पर नजर आने लगी। अब पापा समझाने लगे कि बस
आप टेंशन मत करो, अब मैं ऐसा कोई घाटे का सौदा नहीं करूँगा। अब मैं ऐसा सौदा नहीं करने जा रहा हूँ जिससे मुझे अब घाटा हो। जो भी सौदा करूँगा ठोक बजा के करूँगा। अब एक तरह से पूरे परिवार में खुशहाली दौड़ गई थी। इधर जब रात हुई, अब तो वर्कशॉप शुरू होने वाला था, कारीगर भी अब लौटने वाले थे और कई कारीगरों के पास अब सोनू जाकर खुद बोल के आए कि भैया लोग, अब आप जहाँ काम करते थे छोड़ दीजिए और हमारे वर्कशॉप में लौट आइए। अब हमारा काम शुरू हो रहा है दोबारा से। वर्कर भी पुराने थे और वो भी मजबूरी में छोड़ के गए थे, देख लिए थे कि हालात ऐसे हैं। अब वो भी एक दो दिन में लौटने वाले थे। खाना पीना खा करके अब सोनू जो थे अपने वर्कशॉप में आ चुके थे। ताला खोले और अपने बिस्तर पर आराम से अब एक तरह से सोने का इंतजार करने लगे। अभी उनके जो दिमाग में था वही लड़की घूम रही थी। सपने की बात याद आ रही थी कि जो मैंने सपना सुबह में देखा था, वो लड़की का बहुत बड़ा अब एक तरह से महल है और वो सारा सोना अब वो एक थैले में मुझे दिया था। और ये कैसे हो सकता है? सपना कहीं सच हो सकता है क्या? उस लड़की को इंतजार करने लगे। पुलिया पर नहीं गए। अब पता था कि लड़की जब पुलिया पर मुझे नहीं देखेगी तब तो वर्कशॉप में आ जाएगी। रात के करीब अब एक तरह से जब आधी रात हो चुकी तब दरवाजे पर दस्तक हुई। पहली दस्तक में भागते हुए अब सोनू गेट पर पहुंचे। ताला खोले और सामने लड़की जैसे सदा की तरह मुस्कुराती रहती थी और वैसे ही मुस्कुराती हुई चेहरा नजर आया। चेहरे पर खिलखिलाता मुस्कुराहट कि कैसे हो सोनू, सब कुछ ठीक ठाक है ना? सोनू उसका बाह पकड़ के अंदर ले आते हैं, ताला बंद करते हैं और अपने बिस्तर पर बिठाते हैं और उसकी आंखों में आंखें डाल के पूछते हैं कि एक चीज़ बताओ, झूठ मत बोलना। लड़की फिर मुस्कुराते हुए कहती कि हाँ, मैं झूठ कहाँ बोलूँगी। पूछते हैं कि देखो, मैंने रात में सपना देखा था कि तुम्हारा एक बड़ा सा महल है और तुम वहाँ की महारानी हो, लेकिन वहाँ पर तुम्हारे परिवार के लोग कोई नहीं दिखा और तुमने मुझे बहुत सारा सोना गिफ्ट किया है। आज जब मैं सो के उठा हूँ ना, तो मेरे तकिए के पास में एक बड़ा सा सोने का टुकड़ा मुझे पाया मिला। ये सोना तुमने रखा था? लड़की फिर मुस्कुरा दी और कहने लगी मेरी औकात कहाँ इतना, मैं तो गरीब परिवार से हूँ। मेरा परिवार, मेरे माता पिता तो नौकरी करने शहर में रहते हैं और मैं अकेले इस घर में रहती हूँ। लड़की अपना रोना रोना शुरू कर देती है। नहीं, मैं ऐसा नहीं हूँ। अगर मैं इतना धनी मनी होती तो वाकई में जैसा तुम कहते, मैं अपने परिवार को दूर क्यों जाने देती? मेरे परिवार के सदस्य मेरे घर में रहते, मेरे साथ रहते। लड़की अब सोनू को बताने लगती नहीं नहीं, जो तुमने सपना देखा है वो मैं नहीं हो सकती। अब सोनू एकदम अब एक तरह से लड़की की तरफ चौंक के देखने लगती है कि झूठ बोल रही है। अब लड़की कहते हैं कि आखिर ये सोना मेरे बिस्तर पर आए क्यों, कैसे आया, कौन रख के गया? जब तुम गई थी तो यहाँ कोई सोना नहीं था। आज जब मैं सो के उठा हूँ सुबह में, जब मैं सपना देखा हूँ तब ये सोना मुझे नजर आया। तब लड़की कहने लगी देखो, तुम अपनी आर्थिक स्थिति के बारे में रो रहे थे ना, तुम उदास थे ना, तुम्हारे परिवार अब संकट में फंसा हुआ था ना, तो मैंने एक तरह से अब प्रार्थना किया था कि तुम्हारे पास में अब धन आ जाए, दौलत आ जाए। अब देखो, अब भगवान ने सुन ली, इसलिए शायद प्रभु ने तुम्हारे पास में अब ये सोना डाल दिया होगा। लड़की मंद मंद मुस्कुराते हुए अब एक तरह से सोनू को समझाने लगे। सोनू विश्वास नहीं कर रहे थे। उनको लग रहा था कि ये माया क्या है, कैसे हो सकता है। आखिरकार लड़की से कहने लगे कि सुनो, मैं तुम्हारे घर पर जाना चाहता हूँ, तुम्हारी अब मैं स्थिति देखना चाहता हूँ, जो तुम कह रही हो सच बात है या झूठ बात है। लड़की कहने लगी हाँ हाँ क्यों नहीं, लेकिन 2 दिन रुक जाओ, जब मेरा परिवार आ जाएगा ना शहर से, तब मेरे साथ में चलना। अभी अब तुम चलोगे ना तो जो भी गली मोहल्ले का लोग हैं अब मुझ पर उंगली उठाएंगे कि कोई लड़की को लेके आई है, लोग क्या कहेंगे। थोड़ा तसल्ली रखो, 2 दिन का मुझे मोहलत दो, तब मैं अपने माता पिता से तुम्हें खुद मिलाऊंगी। वो भी तुम्हें देख कर के बड़ा खुश होंगे। आखिर मैं तुमसे प्यार करती हूँ।
अब एक तरह से सोनू मान चुके थे कि लड़की अमीर नहीं है, अब ये कोई इसका महल नहीं है, ये सोना कहाँ से दे सकती है। आखिरकार सोनू अब खुश थे। आर्थिक स्थिति पहले से उनकी अब बेहतर हो चुकी थी। जो भी सोना मिला था, रुपया पैसा उसके बेच के मिला था। लेकिन अभी भी अब पैसे की ज़रूरत थी, इतने में काम नहीं चलने वाला था। जैसे पापा उनके बड़े भैया बता रहे थे, उस रात भी सोनू अपनी प्रेमिका के साथ उसी बिस्तर पर बिताते हैं। 3 बजे वो लड़की उठ के खड़ी हो जाती है और कहती है, सोनू मुझे जाना पड़ेगा, नहीं तो मेरे पड़ोसी उठ जाएंगे। सुबह जल्दी उठ जाते हैं। अब मुझे कहीं बाहर से आता देख करके उनके मन में कई तरह की शंकाएं घर कर जाएगी, जो मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ, मुझे जाना ही होगा। अब इसके बाद सोनू उस लड़की को गेट खोल देते हैं। जाता हुआ देखते हैं। जब लड़की अब नज़र नहीं आती तब गेट बंद करके अपने बिस्तर पर आ लेटते हैं। लेटने के बाद फिर सपने की दुनिया में चले जाते हैं। वही घर उनको दिखाई देता है, बड़ा सा महल जैसा, जैसे राजा महाराजा का घर हो। लड़की महारानी से कम नहीं दिख रही, राजकुमारी की तरह दिख रही है। वो एक सोफा पर, जो रात वाला सोफा जैसे देखे थे वैसे ही सोफा पर बिठाती है। फिर कुछ सोना लेकर फिर आती है। वो सोना मखमली कपड़े में बंधा होता है। थैली दे देती है कि लो पकड़ो इसको। जैसे थैली खोलते हैं तो फिर उसमें सोना दिखाई पड़ता है। उसी वक्त में अब नींद खुल जाता है। नींद खुलता है तो अभी सपना उनको याद होता है। हड़बड़ा के उठते हैं, अरे ये तो मैंने कल वाला सपना देखा। आप फिर चौंक करके अपने तकिए के पास देखते हैं तो उतना ही बड़ा टुकड़ा जो कल रात को मिला था और वही सोना फिर उनको मिलता है। एकदम उनकी चैन, अब नींद सब उड़ जाती है। सुबह होते ही बड़ी बड़ी आंखों से सोना को घूरने लगते हैं। अपने हाथों में उठा करके वजन करने लगते हैं कि कितना है, ये आज कैसे आ गया, कल कैसे आ गया। इसी में अब सोच विचार में डूब गए। मन में कई तरह के सवाल आ रहा था। ये लड़की जो सपना देखा था क्या वही है? आखिर ये मेरी प्रेमिका है कौन? अब घर तो देखे नहीं थे कि जा पाए। अब रात का इंतजार करना अब जरूरी समझा, लेकिन अब तक उनको घर जाना था। सोना को संभाल करके फिर अपने घर पहुंचते हैं। अब फिर अपने पापा को दे देते हैं। पापा इस बार बड़ी बड़ी आंखों से घूर कर देखते हैं, ये क्या है, ये कहाँ से लाया। अब फिर वही बात बताते हैं कि पापा मुझे दूसरे कबाड़ से मिला। पापा एकदम अब बड़ी बड़ी आंखों से घूर कर देखते हैं और अपने बड़े बेटे को बुलाते हैं कि इधर आओ। बड़ा बेटा आ जाता है और कहते हैं कि देख आज भी सोना मिला है इनको, ये दूसरे कबाड़ में मिला है जैसे बता रहे हैं। अब एक तरह से अब जो सोनू के पापा थे, बड़े भैया थे, आश्चर्य से सोनू की तरफ देखते हैं, पूछते हैं ये माजरा क्या है भाई? कल भी तुम सोना लेके आए और आज भी सोना लेके आए, कहीं तुम चोरी डकैती नहीं कर रहे हो? हमारी आर्थिक स्थिति खराब देख करके तुम ऐसा काम तो नहीं करने लगे हो? और तब सोनू रोने लगते हैं और रोते रोते बताते हैं कि नहीं भैया, मैं ऐसा कभी सोच ही नहीं सकता हूँ। आखिरकार परिवार मान के राजी नहीं है। ना तो पापा विश्वास करते हैं और ना भैया, ना उनके परिवार का कोई सदस्य। सब शक की निगाह से सोनू की तरफ देखने लगता है कि सच्चाई बता, सच्चाई बता, क्या है सच्चाई? अब सोनू परिवार के दबाव में आकर के टूट जाते हैं। अब पूरी सच्चाई बताने लगते हैं कि देखिए मुझे एक लड़की से प्यार हो गया है। लड़की अब पूरी कहानी उसकी डिटेल बताने लगते हैं। अब वो सोना कैसे मिला सपना देखते हैं और फिर उनके तकिए के पास में वो टुकड़ा मिलता है। जब ये बात सुनते हैं ना परिवार के लोग, अब एकदम सदमे में आ जाते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है भाई? आखिर वो प्रेमिका तुम्हारा कहाँ रहती है? चलो हम ढूंढते हैं। पूरा परिवार, भाई, बाप और सोनू अब उस पुलिया वाले रोड पर पहुंच जाते हैं। जैसे लड़की ने बताई थी कि मेरा कुछ दूर जाने पर मेरा छोटा सा घर है, और उस जगह पर वाकई में 10-15 घर बने हुए थे। नई कॉलोनी कटी हुई थी और उस कॉलोनी में प्रत्येक घर में कोई ना कोई परिवार था। सारे जगह पर अब उस लड़की के बारे में अब आइडिया लेकर के ऐसी लड़की इस घर में कहाँ रहती है, लेकिन सबने मना कर दिया कि नहीं भाई, यहाँ कोई ऐसी लड़की, सुंदर लड़की रहती ही नहीं है जिस तरह तुम हुलिया बता रहे हो।
आखिरकार पूरा जो कॉलोनी था उन्होंने चक्कर काट लिया, लेकिन वो लड़की के घर उनको नहीं मिला। पापा के मन में अब संदेह हो चुका था, बड़े भाई के मन में संदेह हो चुका था कि मेरा बेटा जरूर ऐसी कोई चक्कर में पड़ गया है, या तो वो पैसा देने वाली, वो सोना देने वाली कोई प्रेत आत्मा है, या फिर कोई याक्षिणी है, या फिर कोई परी है। अब पापा पुराने आदमी थे, इन चीज़ों के बारे में यकीन करते थे। डर तो हो गया था। अब घर में पहुंचते हैं लोग, पापा के एक जानने वाले जो तांत्रिक हैं, अब उनको बुलाया जाता है। पूरी कहानी अब रखा जाता है कि बाबा ये चक्कर क्या है। वो तांत्रिक बाबा अब सोनू की तरफ देखते हैं। अब पूछते हैं, बेटा तुम सच सच बताओ, क्या वो लड़की हवा में ऊपर में चलती है, पैर उसके ज़मीन पर रहते हैं? सोनू कहते हैं, हाँ बिल्कुल, वो ज़मीन में चलती है। क्या तुम उसको स्पर्श कर सकते हो? सोनू कहते हैं, स्पर्श? हम तो रात बिताए उसके साथ में, जिस्मानी संबंध भी रखे। मुझे नहीं लगता है कि आप जैसे सोच रहे हैं वो लड़की कोई आत्मा, प्रेतात्मा, परी, याक्षिणी ऐसे कुछ नहीं है। वो आम एक लड़की है। सोनू अब एक तरह से तांत्रिक के सवाल पर झल्ला जाते हैं। तब तांत्रिक सवाल करते हैं कि अब बेटा तुम नाराज मत हो, मेरे सवालों का साफ साफ जवाब दो। क्या वो लड़की तुम्हारे सपने में आती है? सोनू चौंक जाते, कहते हैं हाँ वो मेरे सपने में आती है। तब तांत्रिक पूछते हैं कि बताओ सपने में क्या देखती हो? वो बताते हैं सोनू कि एक बड़ा सा राजवाड़ा की तरह महल दिखता है, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, और उसमें वो राजकुमारी की तरह दिखती है। कपड़ा पहनावा बिल्कुल राजकुमारी की तरह होता है। मुझे वो एक सोफे पर, मखमली सोफे पर बिठाती है, और फिर मखमली कपड़े में अब एक तरह से वो सोना लेके आती है, मुझे देती है, और इसके बाद मेरी आँख खुल जाती है। तांत्रिक एकदम चुप हो जाते हैं, और उनका सवाल जो था जवाब मिल चुका था। अब सोनू कहते हैं, ठीक बेटा जाओ, अब तुम बाहर घूमो फिरो, अब मैं तुम्हारे पापा से कुछ बात करना चाहता हूँ अकेले में। सोनू चले जाते हैं उस जगह से। अब उस जगह पर अब सोनू के पापा और बड़े भाई रुकते हैं। तांत्रिक अब सोनू के पापा की तरफ देखता है और कहता है कि घबराओ मत। अब एक तरह से मैं कहूँ ना कि तुम्हारे ऊपर लक्ष्मी जी की कृपा हो गई है। अब सोनू के पापा हैरानी से तांत्रिक तरफ देखते हैं कि बाबा क्या करना चाहते हो आप? तब वो तांत्रिक बताता है, घबराओ मत, वो जो लड़की आपके बेटे से मिलती है ना, अब तुम कोई भी उसको नाम दे सकते हो, या तो तुम कोई आत्मा बता सकते हो, प्रेतात्मा बता सकते हो, याक्षिणी कह सकते हो, जो भी तुम्हें सूटेबल लगता है वो तुम उसका नाम रख सकते हो। और वो लड़की तुम्हारे अब बेटे के ऊपर में अब एक तरह से प्यार करती है, बहुत प्रेम संबंध हो चुका है। जब तुम्हारे लड़के ने अपने घर की स्थिति के बारे में बताया, तब वो लड़की समझ गई थी कि मेरा प्रेमी का परिवार बहुत संकट में है, तब वो सब कुछ करने पर राजी हो गई, और वही सोना उस लड़की ने दिया है। अब एक तरह से पूरा परिवार जो था ना डर चुका था। तांत्रिक बाबा से पूछने लगा कि अब बताओ मेरे बेटे से उसकी मुक्ति कैसे होगी? ऐसा आप कीजिए कि मेरे बेटे के पास में दोबारा ना फटके। लेकिन तांत्रिक समझाने की कोशिश करने की, देखो डरने की आवश्यकता नहीं है, वो आपके बेटे को कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, तुम्हारा परिवार का भला ही करेगी। लेकिन ये बात ना तो सोनू के बड़े भाई को पसंद था, ना सोनू को माँ को पसंद था, ना सोनू के पापा को। वो तो डर रहे थे कि आज सोना दिया है, कल सोना दिया है, अब परसों हो सकता है कि सोनू को जान ना ले ले। डर में बंध चुके थे, और वो कहने लगे नहीं, हमें उस लड़की से कोई मतलब नहीं है, आप ऐसा कुछ उपाय कीजिए कि उस लड़की से सदा के लिए सोनू से संबंध टूट जाए, वो लड़की हमारे सोनू के पास बिल्कुल नहीं फटके। लेकिन तांत्रिक बाबा समझा रहे थे कि आप लोग खामखा डर रहे हो, वो लड़की आपके सोनू को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। लेकिन माँ बाप, बड़े भाई अब डर चुके थे कि कहीं कुछ गलत हो गया, सोनू के साथ में उस लड़की ने कुछ गलत कर दिया, तब मेरा सोनू क्या होगा? और वो कहने लगे, नहीं पापा, जो उस लड़की ने मदद कर दिया हम उसके लिए आभारी रहेंगे, लेकिन कुछ ऐसा उपाय कीजिए
कि वो लड़की सदा सदा के लिए हमारे सोनू से अलग हो जाए। बाबा बहुत समझाने की कोशिश किया कि ऐसा मौका अब लोग ढूंढते रहते हैं, बड़ी मिन्नतें करते हैं, कोशिश करते हैं, तब भी शायद उनको नहीं मिलता है। और आपके बेटे को बैठे बिठाए सब मौका मिल गया। अब इस मौका को आप लोग अब एक तरह से नकार रहे हो। चलो, जैसा आप कहोगे हम कर देंगे। आखिरकार सोनू को दोबारा बुलाया जाता है। अब जो बाबा थे झाड़ फूक करते हैं, तंत्र मंत्र का प्रयोग करते हैं और इसके बाद कहते हैं कि ठीक है सोनू तुम जाओ। अब चौंक करके सोनू के पापा भाई पूछते हैं कि अब हो क्या। तब तांत्रिक बाबा तक कहते हैं कि हाँ हमने तंत्र मंत्र कर दिया। अब वो लड़की जो है ना, अब सोनू के पास बिल्कुल भटक नहीं पाएगी, ना तो सोनू को नजर आएगी। हाँ, वो लड़की काफ़ी दिनों तक बेचैन रहेगी, सोनू से मिलने की कोशिश करेगी, लेकिन उसको छू नहीं पाएगी, ना सोनू उसको देख पाएगा। लेकिन वो है ना 6 महीने तक चक्कर काटती रहेगी। 6 महीने तक सोनू को आपको बचा कर रखना होगा। अगर 6 महीने तक लड़की सोनू को नहीं पाएगी तो आखिरकार थक हार करके अब वो लौट जाएगी, फिर कोई टेंशन नहीं है। अब आइडिया मिल चुका था सोनू को। अब उसके बड़े भाई और पापा दिमाग लगाने लगे कि अब इसके मामा के घर पहुंचा दिया जाए। सोनू को समझा करके कि अब तुम मामा के पास जाओ, और खुद सोनू के बड़े भाई लेकर के मामा के पास पहुंच गए और वहाँ पर कहने लगे सोनू 6 महीना से पहले अब घर लौटना नहीं है, और जब तक हम लोग नाम बोले। सोनू अब एक तरह से समझ रहे थे, सब कुछ जान रहे थे कि वो उसी लड़की की वजह से सब कुछ हो रहा है, और लेकिन करे का परिवार के आगे उनकी कोई चलती नहीं थी। और वो मन में तो चाहते थे कि लड़की हमेशा उसको प्यार करते रहे, वो भी वो लड़की को प्यार करते रहे, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाया। परिवार के दबाव के चक्कर में वो तो कई बार मना कर चुके थे कि ना मैं इस घर छोड़ के नहीं जाऊंगा। लेकिन सोनू के पापा रोने लगे, बिलखने लगे, उनकी मम्मी रोने लगी कि ना ये घर छोड़ के तुम्हें जाना पड़ेगा बेटा, 6 महीने के लिए मेरे भाई के घर पर रह, और जब कुछ सब कुछ सही हो जाएगा तब हम तुमको लेके आएंगे। अब वही हुआ, परिवार के दबाव में आखिर झुकना पड़ा और सोनू को अपने मामा जी के घर जाना पड़ा। 6 महीना बिताने के बाद तब परिवार फिर तांत्रिक बाबा को बुलाए, अब फिर कहने लगे अब क्या हम सोनू को लेके आ सकते हैं। तब तांत्रिक बाबा ने बोला कि हाँ अब लेके आ सकते हो, अब कोई डरने को सकता नहीं है। सोनू को लेके आया गया और सोनू को वर्कशॉप में जो सोते थे ना, अब वहाँ पर नहीं जाने दिया गया, घर के अंदर ही रहते थे। और इसके बाद 1 साल के अंदर में उनकी शादी करा दी गई। जैसे तांत्रिक बाबा ने बताया था कि अब जितना जल्दी हो सके इसकी शादी करवा दो, और वही किया गया। और इसके बाद में सोनू बताते हैं कि कभी भी वो लड़की हमें सपने तक नज़र नहीं आई, सामने तो छोड़ दीजिए सपने के अंदर में भी नज़र नहीं आई। हालांकि मैं आज भी उस लड़की से उतना ही मोहब्बत करता हूँ जितना मैं पहले करता था। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी, आज की सोनू जी की आप बीती। ये आप बीती आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। और फिर हम मिलते हैं अगले रोज़ इसी चैनल पर, इसी समय पर। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।